आदरणीय साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम सीआरपीसी के सेक्शंस को रोज़ाना नित्य प्रति कर रहे हैं। आज दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के सेक्शन 99 से 105 तक का अध्ययन हम करेंगे। तो मैं दूसरी बात ना करते हुए सीधे सेक्शन पर आता हूँ। सेक्शन 99 सीआरपीसी क्या कहता है? सेक्शन 99 सीआरपीसी बहुत स्पष्ट सा है और वो कहता है कि यदि सेक्शन 93, 94, 95 और 97 के अधीन कोई वारंट जारी किया जाता है तो सेक्शन 38, 70, 72, 74, 77, 78 और 79 के प्रावधान लागू होंगे। अब सेक्शन 38 क्या है? एड टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट। आप लोगों को बताया गया था कि मतलब पुलिस की मदद करने के लिए दूसरे आदमी भी वारंट को एग्जीक्यूट कराने में मदद देने के लिए बाध्य हैं। इसी प्रकार से सेक्शन 70 जो है वो वारंट ऑफ अरेस्ट का फॉर्म है और उसकी ड्यूरेशन के वो कब तक लागू होना है या किस समय तक जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है। 72 क्या है कि वारंट टू होम डायरेक्टेड, किसको वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए दिया गया है। 74 है वारंट्स डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर और 77 है वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड, वारंट को कहाँ पर एग्जीक्यूट किया जा सकता है। और 78 कहता है वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन, जिस मजिस्ट्रेट ने जारी किया बाहर की जुरिडिक्शन के लिए किया तो वो कैसे फॉरवर्ड किया जाता है, सेक्शन 78 कहता है। और 79 79 जिसको कहते हैं वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड द जुरिडिक्शन। तो इस प्रकार से सेक्शन 99 बहुत स्पष्ट सा है और बहुत सरल सा है। और इसके अंदर फिर कहा गया है कि सेक्शन 93, 94, 95 और 97 के अधीन वारंट जो जारी किया गया है उसमें सेक्शन 38, 70, 72, 74, 77, 78 और 79 के प्रावधान लागू होंगे। अब हम सेक्शन 100 के ऊपर आते हैं। सेक्शन 100 जो है मैंडेटरी है और बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 100 क्या कहता है कि यदि किसी बंद स्थान की तलाशी लेनी है तो मालिक उस तलाशी में रोक टोक नहीं करेगा, लेने में सहायता करेगा। दूसरा क्या कहता है कि मालिक तलाशी लेने के लिए सभी उचित सुविधा देगा। ये सब सेक्शन 1 कहता है। और सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि यदि उस स्थान में इस प्रकार प्रवेश नहीं हो सकता तो वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो वारंट का निष्पादन कर रहा है सेक्शन 47 2 सीआरपीसी के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा। यदि आसानी से निष्पादन नहीं हो पा रहा है, यानी उसको वारंट की एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही है, तो सेक्शन 47 2 आप लोगों ने पढ़ा था, फिर भी मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। 47 2 क्या है कि ओनर विल अलाउ फ्री इनग्रेस, कि जो मकान का मालिक है वो पुलिस अधिकारी को या वारंट लिए हुए आदमी को या जो भी अधिकारी है, चाहे वो पुलिस का है या बाहर का दूसरा अधिकारी है, किसी वारंट की एग्जीक्यूशन के लिए जब वो आया है तो मकान का मालिक जो है उसको उसके मकान में फ्री इनग्रेस को नहीं रोकेगा, आसानी से मतलब वो उसके अंदर प्रवेश कर सके। इस तरह इसके लिए वो उसकी मदद करेगा। यदि किसी सूरत में वो मदद नहीं करता तो वो क्या है, ही कैन एंटर इनटू द हाउस बाय ब्रेकिंग द आउटर एंड द इनर डोर एज वेल एज विंडोज एंड वॉल। ये सेक्शन 47 2 कहता है। और सब सेक्शन 3 जो है 100 का क्या कहता है, पुरुष हो या स्त्री दोनों की तलाशी ली जा सकती है। यदि ये संदेह है कि उसने अपने शरीर पर कोई वस्तु छिपाई हुई है तो उसकी तलाशी ली जाएगी।
और यहाँ पर विशेष बात क्या है कि यदि औरत की तलाशी ली जानी है तो वो शिष्टतापूर्वक स्त्री ही लेगी। शिष्टतापूर्वक के माने विद ऑनर, ये नहीं कि मतलब वहाँ अशिष्टता का प्रयोग किया जाए, यानी शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा तलाशी ली जाएगी। अब इसका सब सेक्शन 4 क्या कहता है कि जब किसी व्यक्ति या किसी मकान की तलाशी ली जाती है या वारंट एग्जीक्यूट करना है तो वहाँ पर क्या करना है। लोकेलिटी से 2 रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार व्यक्तियों को बुलाया जाएगा, यानी जो स्वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासी हों। यदि किसी कारण से वो लोग शामिल नहीं होना चाहते उस तफ्तीश में या अपनी असमर्थता जाहिर करते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस अधिकारी कार्रवाई भी कर सकता है, केस भी दर्ज कर सकता है। और इस सूरत में फिर वह दूसरी लोकेलिटी से बाहर से 2 अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुला सकते हैं। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि वैसे जब इस तरीके से कोई तलाशी के लिए वारंट जारी किया जाता है तो उनके पास एम्पल टाइम होता है और वो गवाहों का इंतज़ाम करके चलना चाहिए और इस तरीके से 2 इंडिपेंडेंट गवाहों को शामिल तफ्तीश करना चाहिए। और शामिल तफ्तीश करना ही ये दर्शाता है कि तफ्तीश जो है फेयर की गई है, तलाशी में कोई गड़बड़ नहीं की गई है, कानून को कोई अपने हाथ में नहीं लिया गया है। और इस प्रकार से ये सेक्शन 4 यानी सब सेक्शन 4 और सेक्शन 100 मैंडेटरी भी है। सेक्शन 5 कहता है कि जब तलाशी उनकी हाजिरी में ली जाएगी, अधिकारी के द्वारा जो चीज़ें उस तलाशी में मिली उनको जब्त किया जाएगा तो वो उनकी सूची बनाएगा और गवाह के भी दस्तखत कराएगा और विटनेस विल अपीयर बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट गवाही देने के लिए एंड डिपोज व्हेन सम्मन्ड, जब उसको सम्मन मिलता है तो वो गवाही देने के लिए उस सम्मन के तामील में उसके अनुरूप जो है अदालत में पेश होकर के उस हालात को और उस तथ्य को बताएगा कि उसकी हाजिरी में क्या क्या हुआ था। अब सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 जो है वो क्या कहता है कि तलाशी के दौरान ऑक्यूपेंट ऑफ हाउस उनके साथ खुद भी रह सकता है और अपनी ओर से किसी दूसरे आदमी को भी रहने के लिए कह सकता है, यानी किसी अन्य को हाजिर रहने की अनुमति पुलिस वाला या अधिकारी देने के लिए बाध्य है, क्योंकि उसको साथ में रखना या किसी अन्य उसके द्वारा निर्देशित व्यक्ति को साथ में रखने के लिए बाध्य है। अब इसका सब सेक्शन 7 क्या कहता है कि जो तलाशी धारा 3 के तहत ली थी और जो कब्जे में जो चीज़ें ली गई हैं उनकी सूची तैयार करके उस सूची की एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाएगी। तो इस प्रकार ये सारा का सारा बहुत लीगल सा सेक्शन है, बहुत प्यारा सेक्शन है। और इसके ऊपर कानून क्या कहता है, नक्षत्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का केस है 2014-1 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 631 पेज के ऊपर जो है उसमें क्या कहा गया है कि एट द टाइम ऑफ हाउस सर्च 2 or more persons must be joined from same locality. In case of non-compliance of this mandatory provision of section 100 subsection 4, it is fatal to prosecution. तो मैंने देर भाई के लोकेलिटी से 2 आदमियों को जो इंडिपेंडेंट हों और इज्जतदार आदमी हों, यानी उस मोहल्ले के स्वतंत्र और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल करना अनिवार्यता है और ये सेक्शन मैंडेटरी है। तो अब इसके बाद मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से सेक्शन 100 के अंदर
और सब सेक्शन 4 के अंदर 2 व्यक्तियों का तफ्तीश में शामिल होना या उस सर्च में शामिल होने की बात की गई है। इसी तरीके से एक सेक्शन है 174 सीआरपीसी। 174 सीआरपीसी क्या है? जब मैजिस्ट्रेट के द्वारा एक खोज की जाती है और अपनी रिपोर्ट दी जाती है, जैसे एक आदमी मर गया, उसने फांसी ली, सुसाइड किया या क्या किया, तो एक रिपोर्ट बनती है मैजिस्ट्रेट के द्वारा और वो 174 सीआरपीसी के तहत है। उसमें भी 2 व्यक्तियों का, प्रतिष्ठित व्यक्तियों का शामिल करना अनिवार्य है। इस तरीके से वैसे तो सेक्शन 174 को जब रेलेवेंट टाइम आएगा वी विल डिस्कस इट इन डिटेल, बट क्योंकि 2 व्यक्तियों की कहाँ कहाँ ज़रूरत होती है तफ्तीश में, कहाँ कहाँ मैंडेटरी है, मैंने इसलिए इस सेक्शन के साथ इस सेक्शन को जोड़ दिया ताकि आपको ये याद रहे कि सेक्शन 104 के साथ 174 में भी ऐसी अनिवार्यता है। अब जो है हम इसके ऊपर एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जो इन व्यक्तियों की गवाही है, 2 व्यक्तियों की, जो इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र और प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल किए गए, ये साक्ष्य जो है इनका एविडेंस एक्ट के सेक्शन 157 के तहत लिया जाता है। क्योंकि हम एक चीज़ को पढ़ रहे हैं, सीआरपीसी को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। जैसे हम शुरू में पढ़ने लगे तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये डेफिनेशन सीपीसी में भी है और सीपीसी के फलां सेक्शन के अंदर ऐसा है, यहाँ पर इस सेक्शन में है। इसी प्रकार से ये जो गवाही है, पीछे जैसे सेक्शन 8 की बात आई थी कि इस तरह की स्टेटमेंट है तो सेक्शन 8 की प्रजम्पशन क्या ली जाएगी एविडेंस एक्ट में, और इसी तरीके से ये जो 2 गवाह थे इनकी गवाही जो है किस सेक्शन के तहत होती है, वो सेक्शन मैंने आपको बताया कि सेक्शन 157 साक्ष्य अधिनियम के तहत जो है इन लोगों की गवाही होती है। और इसके ऊपर अथॉरिटी है 2013-5 आरसीआर क्रिमिनल पेज 7, और इसी अथॉरिटी को 2014-7 सुप्रीम कोर्ट केसेस क्रिमिनल पेज 1 याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में इसको पूरा डिस्कस किया गया है, सेक्शन 100 को भी, 174 को भी और सेक्शन 157 को भी। तो इसलिए मैंने जो है ये अथॉरिटी आप लोगों को बताई। अब मैं बात करूंगा सेक्शन 101 की। सेक्शन 101 क्या कहता है? सेक्शन 1 का मुलाजा करेंगे तो देखेंगे कि अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीज़ों का निपटान, जैसे डिस्पोजल ऑफ दोज वेरी थिंग्स विच आर फाउंड इन सर्च बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन। मान लिया कि मैजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किया गोहाना या सोनीपत वाले ने और सर्च की गई कलकत्ता, तो कलकत्ता में सर्च में जो चीज़ें बरामद हुई आउटसाइड द ज्यूरिडिक्शन शब्द था ना, बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन, तो डिस्पोजल ऑफ दोज वेरी थिंग्स विच हैव बीन फाउंड इन सर्च बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन। क्योंकि बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन शब्द इसलिए आया कि कल गोहाना वाले मैजिस्ट्रेट ने, सोनीपत वाले मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर पास किया था और कलकत्ता के अंदर सर्च की जा रही है, तो वहाँ से चीज़ें बरामद हो रही हैं, तो गोहाना वाले के लिए तो बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन हुआ ना। तो इसलिए बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन में जो चीज़ें बरामद हुई हैं उन चीज़ों की सूची सहित उस न्यायालय के समक्ष जिसने वारंट जारी किया था, किंतु यदि वो जगह जहाँ से बरामदगी हुई वारंट जारी करने वाले मैजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार से ज़्यादा निकट है तो उसके समक्ष पेश की जाएगी। जैसे जहाँ से बरामद की गई हैं और ये जो है बहुत दूर है तो तुरंत वहाँ पेश की जाएंगी। एंड दैट मैजिस्ट्रेट शैल पास द ऑर्डर टू टेक दोज बिफोर द कोर्ट कंसर्न्ड। मतलब जो ही मतलब कलकत्ता से सर्च की गई, कलकत्ता के मैजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश किया गया वो सूची और सामान, तो कलकत्ता का मैजिस्ट्रेट विल पास द ऑर्डर के ऑन सच एंड सच डेट और टाइम यू विल अपीयर बिफोर द कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट एंड यू विल प्रोड्यूस दीज डॉक्यूमेंट्स
और दीज थिंग्स देयर। तो 102 CRPC क्या कहती है? 102 में कई बार आपने देखा होगा कि एक आदमी गाड़ी को कहीं सड़क के ऊपर खड़ी करके चला जाता है और पुलिस वाले आते हैं, उस गाड़ी को उठा ले जाते हैं। तो कहते हैं कि ये अनक्लेम्ड है, किसी आदमी ने यही नहीं कहा कि ये मेरी है, हमने वहाँ तलाश किया। तो उसको जो 102 के अंदर जब्त कर लिया जाता है, ये संदेह मान करके कर लिया जाता है कि ये कहीं वस्तु चुराई उड़ तो नहीं है। अगर ये शक हो जाता है पुलिस को कि ये कोई चीज़ चुराई हुई है तो उसको वो जब्त कर सकते हैं। फिर जब्त करने वाला पुलिस अधिकारी उस जब्ती की रिपोर्ट जो है ना, तत्काल शब्द है सब सेक्शन 2 के अंदर, 102 का सब सेक्शन 2 के तत्काल यानी फोर्थविथ SHO को करेगा। अब 102 की 3 जो है वो क्या कहती है कि उपधारा 1 के तहत जब्त की गई वस्तु की रिपोर्ट तुरंत मजिस्ट्रेट को देगा, और यदि वह वस्तु सुगमता से कोर्ट में नहीं लाई जा सकती, मान लिया चोरी का ऐसा सामान है जिसको वी कैन नॉट टेक इट इजीली टू द पुलिस स्टेशन, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को बॉन्ड ले करके कि भाई ये तेरे कब्जे में रहेगी और तू इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, बॉन्ड ले करके उसे सौंप देगा कि वो न्यायालय में जब भी आवश्यकता होगी पेश कर देगा। तो सेक्शन 102 का सब सेक्शन 3 में यह बात आई कि जो चीज़, जो वस्तु सेक्शन 1 के तहत जब्त की गई है और वो जो है सुगमता से थाना में या मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जाई जा सकती, तो उस चीज़ को वो उसमें वहीं छोड़ देगा और वहाँ के किसी जिम्मेदार व्यक्ति से उसका बॉन्ड भरवा करके उसको उसकी सुपुर्दगी कर देगा और वो उसको अपने पास रखेगा, और जब भी अदालत को ज़रूरत होगी वो अदालत में पेश कर दी जाएगी। ये सब सेक्शन 3 था। इसमें एक बात और भी है, इसमें प्रोवाइडेड है यदि सीज्ड प्रॉपर्टी वो 500 रुपये से कम की है, यानी जो प्रॉपर्टी सीज की गई है, जब्त की गई है, उसकी कीमत 500 रुपये से कम है, या यदि उक्त संपत्ति न्यायालय में किसी जांच में पेश नहीं की जाती, चीज कर ली, जैसे हमने किसी चीज़ को, कार को उठा लिया सड़क से और कोई भी आदमी 6 महीने तक नहीं आता, उसका क्लेम नहीं करता, या अब जो 500 रुपये से कम की और कार की बात है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि जो 500 रुपये से कम की चीज़ है या स्पीडी एंड नेचुरल डिके जिसका हो सकता है, मतलब तुरंत खराब हो सकती है, तो SP के आदेश से नीलामी कर दी जाएगी उसकी। तो और जो इस तरीके से चीज़ काबू की थी, जब्त की गई थी, तो प्रोसीजर बाय पुलिस अपॉन सीजर ऑफ द प्रॉपर्टी, यदि ऐसी संपत्ति जो किसी जांच में पेश नहीं की जाती और यदि मालिक निश्चित नहीं किया जा सकता कि इसका मालिक कौन है, तो वो संपत्ति जिससे ली गई थी उसी को सौंप दी जाएगी। जैसे एक आदमी से शक्के पे ना पाए ये कह दिया कि तू इसके कागज दिखा, आदमी कागज दिखाने में असफल है, 6 महीने तक कोई और मालिक आता नहीं, तो द पोजेशन ऑफ दैट थिंग कैन बी गिवन टू दैट वेरी पर्सन फ्रॉम whom इट वॉज टेकन, जिससे ली गई थी उसको दी जा सकती है। और इसमें दूसरा जो है सेक्शन 458 जो है, ये 457 की बात है CRPC में कि किस तरीके से वो किया जाएगा। तो इसी तरीके से 458 का दूसरा प्रोसीजर दिया गया है कि प्रोसीजर व्हेन नो क्लेमेंट अपीयर विद इन 6 months मे बी सोल्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट, यदि किसी जायदाद को 6 महीने के अंदर कोई भी आदमी क्लेम करने के लिए नहीं आता तो सरकार उस जायदाद को बेच सकती है। तो सीजर ऑफ मनी इन बैंक, पोस्ट ऑफिस, जैसे एक आदमी ने A ने B का रुपया ठग लिया और जब पुलिस ने जांच की, अन्वेषण किया,
तो उस तफ्तीश में आया कि वो 40 लाख रुपये कहाँ है, बरामदगी की बात आई। तो उस समय उसने बताया कि वो 40 लाख रुपया मैंने बैंक में जमा कर रखा है और फला फला खाता है। तो पुलिस को यह अधिकार है इस सेक्शन 102 के अंदर कि वो उस खाते को सीज कर सकता है कि भाई इस खाते से कोई लेन देन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जुर्म से संबंधित पैसा है। दिस अमाउंट इज कंसर्निंग टू एन ऑफेंस। तो इसलिए, और इसके ऊपर केस ला है 1999 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 4311, ये सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है। तो मैंने आप लोगों को बताया सेक्शन 102। अब जो है हम सेक्शन 103 की बात करते हैं कि व्हाट इज सेक्शन 103। सेक्शन 103 जो है बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने सीआरपीसी को पूरा पढ़ना है इसलिए 103 को भी पढ़ना अनिवार्य है। फिर भी 103 क्या कहता है कि मैजिस्ट्रेट मे डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस ऑफ एनी प्लेस फॉर विच ही इज कम्पिटेंट टू इशू वारंट। यानी मैजिस्ट्रेट अपनी हाजिरी में तलाशी लिए जाने का आदेश या निर्देश दे सकता है। कोई भी मैजिस्ट्रेट किसी स्थान की जिसकी तलाशी के लिए वो तलाशी का वारंट जारी करने के लिए सक्षम है, विद इन इज जुरिडिक्शन के लिए या मतलब, तो अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निर्देश दे सकता है। ये सेक्शन 103 कहता है। अब हम सेक्शन 104 की बात करेंगे। सेक्शन 104 की भी स्थिति यही है, ये बहुत मतलब वो नहीं है, लेकिन क्या कहता है कि एनी कोर्ट मे इफ इट थिंक्स फिट impound any document or thing produced before it under this code। जब कोई चीज़ जो है मैजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती है और मैजिस्ट्रेट उसे ये समझता है कि ये पार्टी को नहीं दी जानी चाहिए, क्यों ऐसा साक्ष्य है कि देने से जो है ये हो सकता है वो चीज़ पेश ना करे, या और कोई है जैसे रुपया है, अब रुपया सुपुर्ददारी पर दे दिया या रुपया दे दिया छोड़ दिया, उस रुपये को मतलब बरत दे आदमी तो फायदा क्या हुआ, वो रुपया तो पेश नहीं हुआ। अगर उस रुपये को प्रयोग नहीं किया, बरता नहीं, तो उसको ले करके थाने में रखा है या वहाँ रखा, फर्क क्या पड़ता है, तो वो उसको इम्पाउंड कर सकता है कि नहीं, इट विल रिमेन विद द कोर्ट और इट विल रिमेन विद द पुलिस अप टू सच एंड सच कोर्ट। अब सेक्शन 105 जो है हम उसकी बात करते हैं। सेक्शन 105 भी थोड़ा सा समझने का सेक्शन है। सेक्शन 105 क्या कहता है, यदि न्यायालय उस राज्य क्षेत्र में जहाँ ये कोड लागू होता है और वो कोर्ट चाहती है तो क्या कर सकती है कि किसी भी एक्यूज्ड को समन भेज सकती है। अब जैसे बात आई कि जहाँ पर यह कोड लागू होता है, इसके माने कोड कहाँ लागू होता है, फर्स्ट ओपनिंग लाइन थी कि ये सारे भारत में लागू होता है। अब सारे भारत में जो लागू होता है तो इसके माने क्या है कि मैजिस्ट्रेट जो है यदि किसी मुलजिम को समन करना चाहता है तो वो सारे भारत में समन भेज सकता है। वारंट भी एक्यूज का सारे भारत में भेजा जा सकता है। इसी प्रकार से समन टू एनी पर्सन रिक्वायरिंग हिम टू अटेंड द कोर्ट और प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट और थिंग, इसी तरीके से यानी किसी चीज़ को पेश करने के लिए या स्वयं न्यायालय में पेश होने के लिए भी सारे भारत में आदेश दिया जा सकता है। उसके बाद सर्च वारंट की बात थी, जैसे हमने वारंट्स के बारे में पढ़ा, तो सर्च वारंट है ये कैन बी इशूड बाय द कोर्ट एंड इट शैल बी सर्व्ड एंड एग्जामिन्ड एट एनी प्लेस। सर्च वारंट भी किसी भी जगह जहाँ पर सीआरपीसी लागू है, हर मजिस्ट्रेट को सर्च वारंट जारी करने का हक है। अब एक बात इसके अंदर और काम की आई कि भारत के किसी राज्य में डाक द्वारा भी ये भेजे जा सकते हैं और दूसरे तरीके से भी भेजे जा सकते हैं। क्योंकि जैसे एक आदमी को कह दिया कि तू ले जाओ दस्ती, वहाँ जा कर के वो वहाँ के मजिस्ट्रेट से वो करवा लेगा, वो डाक से भेजेगा तो भी वो मजिस्ट्रेट को भेजेगा।
तो इस तरीके से भारत के किसी राज्य में डाक द्वारा भी भेजे जा सकते हैं या दूसरे तरीके से भी। तो उसकी तामील ऐसे ही कराई जाएगी मानो जारी करने वाले ऑफिसर का क्षेत्राधिकार हो। और इस के लिए थोड़ा सा याद करें, हमने 2-4 दिन पहले सेक्शन 68 पढ़ा था। तो सेक्शन 68 क्या कहता है कि तामील करा करके वो वहाँ का और एफिडेविट देगा कि वह इट हैज़ बीन ड्यूली इफेक्टेड ऑन सच एंड सच पर्सन, और वो एफिडेविट देने के बाद इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन शुड अपीयर बिफोर द कोर्ट। अब जो है इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि जब संविदाकारी राज्य का न्यायालय को भारत के किसी राज्य या न्यायालय से सम्मन या वारंट प्राप्त होता है। और संविदाकारी राज्य क्या है, मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट मे बी ओनली इनसाइड इंडिया, इट कैन बी आउटसाइड इंडिया आल्सो। जैसे हमारा नेपाल के साथ है संधि है, किसी दूसरे देश के साथ संधि है, तो वहाँ पर भी जो है ना संविदाकारी के माने क्या है कि जिनके साथ हमारा संविदा समझौता है, संविदाकारी राज्य का न्यायालय को भारत के किसी राज्य या न्यायालय से सम्मन या वारंट प्राप्त होता है तो वह उसका निष्पादन ऐसे ही कराएगा कैसे, मानो वह अपने न्यायालय में करवाता है। अब आदमी जो वारंट के तहत गिरफ्तार किया दूसरे राज्य में भारत के बाहर, उसको गिरफ्तार किया, तो गिरफ्तार करने पर क्या होगा, वो सीआरपीसी के सेक्शन कौन सा 80 और 81 के अनुसार कार्रवाई करेगा। 80 और 81 के अनुसार कार्रवाई करेगा। और जैसे इसमें शब्द आया था 30 किलोमीटर कि यदि मैजिस्ट्रेट जिसने वारंट या सम्मन जारी किया, मतलब वारंट जारी किया, उसका क्षेत्राधिकार 30 किलोमीटर से दूरी पर है, तो वहाँ के मैजिस्ट्रेट को वो पेश किया जाएगा। जहाँ अरेस्ट हुआ है उसी कोर्ट के साथ क्षेत्राधिकार के मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और वहाँ पर फिर क्या होगा, डीएम और दी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने, यानी सॉरी कोर्ट शब्द जो यहाँ मैं रेमो से निकल गया, उस कोर्ट के माने है कि वहाँ के डीएम और एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने, और वे सेक्शन 71 सीआरपीसी के तहत सिक्योरिटी लेकर छोड़ देंगे। और ये सिक्योरिटी ली जाएगी कि ऑन सच एंड सच डेट यू आर टू अपीयर बिफोर सच एंड सच कोर्ट। अब सेक्शन 71 में जब हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, सेक्शन 71 क्या कहता है। सेक्शन 71 में ये कहा था कि उस वारंट के अंदर ये भी लिखा जाएगा कि ऑन व्हाट कंडीशंस द पर्सन कैन बी रिलीज्ड। तो उसी के तहत जो है ना ये 71 की बात मैंने आपको की। और अब इसका सेक्शन जो अगला है उसको देखेंगे कि इफ़ थिंग्स आर रिकवर्ड अंडर सच वारंट देन सेक्शन 101 विल कम इन एग्जिस्टेंस। आज ही हमने 101 पढ़ा, तो उस 101 के अनुसार जो है कार्रवाई होगी। अब 101 क्या कहता है कि डिस्पोजल ऑफ द थिंग फाउंड इन सर्च बियॉन्ड ज्यूरिडिक्शन, यानी जो जज की ज्यूरिडिक्शन जिसने जारी किया था उसकी ज्यूरिडिक्शन से बाहर की ज्यूरिडिक्शन में कोई चीज़ पाई गई है तो उसकी डिस्पोजल कैसे होगी। तो प्रोवाइडेड इसके अंदर दिया है कि जहाँ सम्मन या वारंट का निष्पादन से जो दस्तावेज या जो चीज़ कब्जा में ली गई संविदाकारी राज्य यानी वो स्टेट जिसके साथ भारत का समझौता था, केंद्र सरकार के उस अधिकारी की मार्फत जो अधिकृत है कोर्ट को भेजेगा। यानी जो चीज़ वहाँ से बरामद की थी वो वहाँ की संविदाकारी जो स्टेट है जिसके साथ हमारा भारत का कॉन्ट्रैक्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी के माध्यम से जो है कोर्ट को भेजेगा। तो इस प्रकार से ये सेक्शन 98 से 105 जो है आज हमने पढ़े। और मुझे आशा है, इन्हीं विश्वास है कि आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। मच ग्रेटिफाइड टू यू फॉर दिस ऑल। राम फड़मोर एडवोकेट सोनीपत।